कहानी में आपने देखा कि कैसे रॉथस्चाइल्ड परिवार ने फ्रैंकफर्ट की तंग गलियों से निकलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी जड़ें यूरोप के हर कोने में फैल चुकी थीं। लेकिन क्या वो पुरानी रणनीतियां नए दौर में भी काम कर पाईं? अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो पहले जाकर देखिए, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो इतिहास के सबसे गुप्त राजों से पर्दा उठाएगा। और अब कहानी शुरू होती है वहीं से जहां हमने छोड़ा था। चलो अब जानते हैं कि साल 1900 के बाद कैसे रॉथस्चाइल्ड परिवार का नाम यूरोप से अमेरिका तक फैल गया और कैसे वो सरकारों से भी ऊपर माने जाने लगे। पहला, 1800 के मध्य तक रॉथस्चाइल्ड कोई साधारण नाम नहीं था। अब ये एक सुपर पावर फैमिली बन चुका था, जिसका नाम हर राजधानी में गूंजता था, हर सरकार की नीतियों में घुसा था और हर युद्ध की छाया में खड़ा था। दूसरा, यूरोप की हर राजशाही में रॉथस्चाइल्ड का नाम लिया जाता था। इंग्लैंड में नाथन रॉथस्चाइल्ड के पास बैंक ऑफ इंग्लैंड के बराबर ताकत थी। फ्रांस में जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने रेल लाइन बनवाई, थिएटर फंड किए और राजा लुई फिलिप को निजी लोन दिया। ऑस्ट्रिया में सालोमन रॉथस्चाइल्ड ने रेलवे से लेकर हथियार तक की सप्लाई शुरू कर दी और इटली, जर्मनी, रूस, हर जगह रॉथस्चाइल्ड का नाम या तो इज्जत से लिया जाता था या डर से। तीसरा, बैंकिंग साम्राज्य का विस्तार। रॉथस्चाइल्ड अब सिर्फ एक फैमिली नहीं था, यह बन चुका था मल्टीनेशनल बैंकिंग एम्पायर। हर देश में रॉथस्चाइल्ड का खुद का बैंक था, अपनी करेंसी डीलिंग, अपनी कंपनीज और अपने रूल्स। वो सिर्फ एक बिजनेस हाउस नहीं थे, वो खुद एक फाइनेंशियल सिस्टम बन चुके थे। बिना रॉथस्चाइल्ड की मंजूरी कोई बड़ी इकोनॉमिक डील पॉसिबल ही नहीं थी। रॉथस्चाइल्ड ही थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाया। उन्होंने मिस्र में सुएज कैनाल को फंड किया, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रिया में बिछाई रेलवे की लाइनें। माइनिंग हो, शिपिंग हो या स्टील प्लांट्स, जहां भी दुनिया ग्रो कर रही थी वहां रॉथस्चाइल्ड साइलेंटली कंट्रोल कर रहा था। ट्रेड दुनिया को जोड़ रहा था, लेकिन उस ट्रेड को चला कौन रहा था? रॉथस्चाइल्ड। पांचवा और सबसे खतरनाक ट्रूथ, कई देशों में रॉथस्चाइल्ड के बैंकर अब गवर्नमेंट एडवाइजर बन चुके थे। कई जगहों पर राजा के मंत्री से ज्यादा असर होता था रॉथस्चाइल्ड की एक चिट्ठी का। अब वो सिर्फ पैसे का फ्लो नहीं, बल्कि देश की पॉलिसी, डिसीजंस, यहां तक कि युद्ध भी कंट्रोल कर रहे थे। वो पर्दे के पीछे बैठे थे, लेकिन दुनिया का फ्यूचर उनके इशारों पर बदल रहा था। लेकिन एक कहावत है, जो जितना ऊंचा जाता है उसे गिराने वाले उतने ही ज्यादा होते हैं। रॉथस्चाइल्ड अब सिर्फ एक बैंकिंग फैमिली नहीं, बल्कि एक सिंबल ऑफ पावर बन चुका था। और यहीं से शुरू हुई उनकी बदनामी की कहानी। किसी ने कहा यह परिवार युद्ध करवाता है, किसी ने कहा यह सरकारों को खरीद लेता है, किसी ने तो यह तक कहा रॉथस्चाइल्ड एक खतरनाक सीक्रेट पावर है। और धीरे धीरे वो फैमिली जो कभी एम्पायर चलाती थी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जद में आने लगी। यहीं से शुरू हुआ उनका पतन। अब हम पहुंच चुके हैं रॉथस्चाइल्ड परिवार की कहानी के सबसे नाजुक और मुश्किल दौर में, जहां उनकी ताकत की दीवारें हिलने लगी, उनके खिलाफ जहर फैलाया गया और इतिहास ने उन्हें सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। जो ऊंचाई पर होता है, सबसे पहले वही बिजली की चपेट में आता है। और रॉथस्चाइल्ड अब बिजली के ठीक नीचे खड़ा था। यह वह समय था जब दुनिया युद्ध के साए में जा रही थी और रॉथस्चाइल्ड का नाम बन गया था द बैंकर बिहाइंड एवरी वॉर। तो चलो जानते हैं रॉथस्चाइल्ड का डाउनफॉल कैसे आया। रॉथस्चाइल्ड के पतन की पहली दरार आई 1800s के आखिरी दौर में। जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ी, वैसे वैसे एक और चीज फैलने लगी, डर। लोग कहने लगे रॉथस्चाइल्ड हर युद्ध के पीछे है, वो इंसानों की जान की कीमत पर पैसा बनाते हैं, वो सिर्फ राजा नहीं खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन कहानियां बहुत थीं और कभी कभी एक डर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। दूसरा रीजन, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और रॉथस्चाइल्ड के पांचों ब्रांचों के देश अब एक दूसरे से लड़ रहे थे। फ्रांस का रॉथस्चाइल्ड इंग्लैंड वाले रॉथस्चाइल्ड से भिड़ गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के ब्रांचों को दुश्मन की संपत्ति मान लिया गया। उनकी कई संपत्तियां जब्त कर ली गईं। बैंकिंग नेटवर्क टूटने लगा और पहली बार रॉथस्चाइल्ड असहाय नजर आया। जहां पहले भाई भाई मिलकर एकजुट थे, अब देशभक्ति और राजनीति ने उन्हें अलग कर दिया। तीसरा रीजन, दूसरी विश्व युद्ध में सबसे भयानक दुश्मन सामने आया, नाजी जर्मनी और हिटलर। हिटलर को रॉथस्चाइल्ड से गहरी नफरत थी, क्योंकि वो एक यहूदी परिवार था और साथ ही बेहद अमीर भी।
नाजियों ने उनके बैंक लूट लिए, महल जब्त कर लिए, रेयर आर्ट कलेक्शंस लूट लिए गए और कई रॉथस्चाइल्ड फैमिली मेंबर्स को जेल तक भेज दिया गया। इतिहास में पहली बार रॉथस्चाइल्ड नाम पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट गायब हो गया था, जैसे सब कुछ अचानक शैडोज में खो गया हो। किसी को भी नहीं पता था कि वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर वो बच भी पाए हैं या नहीं। अमेरिका अब नई सुपर पावर बन चुका था। बैंकिंग पर सरकार की पकड़ और सख्त हो गई थी। नए इन्वेस्टर्स, नई कंपनीज और नई टेक्नोलॉजीज का जमाना आ चुका था। रॉथस्चाइल्ड्स का पुराना तरीका, भाइयों की नेटवर्किंग, हैंड रिटन लेटर्स और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली सीक्रेट मीटिंग्स, अब वो सब स्लो और आउटडेटेड लगने लगा था। और यहीं से उनका एम्पायर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। रॉथस्चाइल्ड की अगली पीढ़ी में अब वो पुरानी यूनिटी नहीं बची थी। न्यू जनरेशन, न्यू माइंडसेट। किसी ने सोचा अब इंपैक्ट जरूरी है, सिर्फ इनकम नहीं। कोई कल्चर और क्लाइमेट की बात करने लगा और कुछ बस लेगेसी को क्वाइटली संभालते रहे। लेकिन असल बात यह थी, अब वो एक परिवार नहीं बल्कि कई शाखाएं बन चुके थे, जिनके रास्ते अलग थे और उद्देश्य भी अलग अलग थे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दुनिया की सबसे अमीर फैमिली का अंत था, या फिर वो सीन से हटकर बैक स्टेज में अपनी नई शुरुआत की स्क्रिप्ट लिख रहे थे? क्योंकि रॉथस्चाइल्ड कभी खत्म नहीं होते, वो बस दिखाई देना बंद कर देते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रॉथस्चाइल्ड परिवार की कहानी के उस हिस्से पर जहां उन्होंने बिखरने के बाद खुद को दोबारा खड़ा किया। रॉथस्चाइल्ड अब खत्म हो गए हैं, ये कहने वाले बहुत थे, लेकिन रॉथस्चाइल्ड जानते थे असली ताकत कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। उन्होंने फ्रांस में अपना खुद का वाइन ब्रांड बनाया, शैटो लफीट रॉथस्चाइल्ड, जो दुनिया की सबसे महंगी और क्लासिक वाइनों में गिनी जाती है। इस वाइन की एक बोतल की कीमत लाखों रुपए। यह सिर्फ एक वाइन नहीं थी, ये थी पावर की एक बोतल, जिसकी एक सिप से पता चलता था आप किस लेवल में खेल रहे हैं। लोगों ने रॉथस्चाइल्ड को अब फिर से लग्जरी और क्लास से जोड़ना शुरू किया। अब रॉथस्चाइल्ड ने एक और चाल चली, सीधे बैंकिंग नहीं लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी का रास्ता चुना। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े सौदों में सरकारों और कंपनियों को सलाह देना शुरू किया, जैसे ब्रिटिश सरकार को गोल्ड रिजर्व बेचने में मदद, बड़ी कंपनियों की मर्जिंग डील्स और अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट में निवेश। रॉथस्चाइल्ड ने अब एक नई नीति अपनाई, शोर नहीं, असर दिखाओ। यही उनकी नई सोच थी। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, पब्लिक स्टेटमेंट से परहेज किया। सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं, लेकिन हर देश के अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आज भी क्वाइटली बैठे हैं, जो नीति बनाने से लेकर फाइनेंशियल डिसीजंस पर काम करते हैं। कुछ रॉथस्चाइल्ड वंशज अब समाज सेवा, आर्ट म्यूजियम्स और पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। उन्होंने रेयर एनिमल्स के लिए फंड बनाए, आर्ट म्यूजियम्स में निवेश किया और साइंस रिसर्च को सपोर्ट किया। लेकिन क्या यह सब सिर्फ दिखावा है? क्या वो सच में अब साधारण हो चुके हैं, या फिर क्या वो आज भी शैडो में रहकर दुनिया को वैसे ही कंट्रोल कर रहे हैं जैसे पहले करते थे? क्योंकि उनके पास है पुरानी दौलत, नई सोच और अब एक ऐसा नाम जिससे लोग डरते नहीं पर सवाल जरूर करते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे रॉथस्चाइल्ड परिवार कहां है और उनकी सदी भर की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। रॉथस्चाइल्ड अब उतने चर्चा में नहीं हैं, लेकिन वो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। वो अब भी हैं, और शायद पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और साइलेंट। रॉथस्चाइल्ड परिवार अब भी बैंकिंग की दुनिया में मौजूद है, लेकिन अब वो करते हैं प्राइवेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट कंसल्टिंग। उनका मुख्य बैंक है रॉथस्चाइल्ड एंड कोनी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और इसके हेड हैं अलेक्जेंडर डे रॉथस्चाइल्ड। कई लोग मानते हैं कि रॉथस्चाइल्ड अब भी IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में प्रभाव रखते हैं, दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसीज पर सलाह देते हैं, और कुछ तो मानते हैं कि वे अब भी डीप स्टेट का हिस्सा हैं। रॉथस्चाइल्ड परिवार की कहानी सिर्फ दौलत की नहीं, सोच, प्लानिंग और धैर्य की कहानी है। शायद आप सोच रहे हो, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो एक आम इंसान हूं। लेकिन याद रखिए, मेयर रॉथस्चाइल्ड भी एक गुमनाम यहूदी गली से निकला लड़का था। उसकी ताकत थी सपना देखना, उसे तोड़ना नहीं, और फिर उसे सच करने की जिद। रॉथस्चाइल्ड ने दौलत तो बनाई, लेकिन उससे भी बड़ा बनाया एक सोच जो सदियों तक जिंदा रहेगी। अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ एक अमीर खानदान की कहानी थी, या एक इंसान की जो हालातों से बड़ा बन गया? कमेंट करके बताइए, रॉथस्चाइल्ड से आपको सबसे बड़ी क्या सीख मिली?